हेलो बच्चों। तो फाइनली हमारा 2025 का नीट का एग्जाम हो गया है और जैसा कि एनटीए ने पहले ही बताया था कि एग्जाम का जो समय है वो कुछ घटा के 3 घंटे कर दिया गया था पहले ही, और जो ऑप्शंस थे वो भी पहले ही हटा दिए गए थे। ठीक है। और इस बार देखने को मिला है कि पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में जो मेरे करियर ईयर्स रहे हैं 7-8 साल, उसके कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं तो इस साल का जो पेपर था वो काफी टफ था। ठीक है। तो हम लोगों ने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है जिसके बेसिस पर हम आपको बताएंगे, और सर ने एक वीडियो बनाया भी था जिसमें उन्होंने बताया था कि कितने क्वेश्चंस, जैसे पर्टिकुलरली मैं फिजिक्स की बात करूं एज अ फिजिक्स फैकल्टी, तो हम लोगों ने उसमें डिटेल्ड एनालिसिस सर के पास दिया था कि कितने क्वेश्चंस जो है वो टफ में आप रख सकते हो, कितने क्वेश्चन मीडियम में, या फिर कितने क्वेश्चन इजी लेवल में आप लोग रख सकते हो। ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं आपके सामने पूरा पेपर डिस्कस करूंगा। ठीक है। क्योंकि बच्चों के बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन है कि सर हम लोगों को जो भी क्वेश्चन आए थे हम उसको देख के घबरा गए, और जो चीजें कराई गई थी वो हमें अप्लाई करनी नहीं आ रही थी। और सबसे बड़ा इशू क्या था यहाँ पर कि सर हम टाइम नहीं बचा पाए। ठीक है ना। यानी बच्चों के पास किसी किसी के पास 40 मिनट्स, किसी के पास 45 मिनट्स, इवन किसी किसी के पास तो सिर्फ 30 मिनट्स रहे हैं फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे में मैं आप लोगों को एट द एंड डिस्कस करके बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर आपके पास कभी कभी समय कम भी रहता है, क्योंकि डेफिनेटली नीट के बच्चों के लिए बायोलॉजी अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग, अगर आपके पास 45 या 50 मिनट्स भी बचते हैं, तो कैसे आप 25 से 30 क्वेश्चंस जो है वो आसान आसान से उठा के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पेपर में भी जहां तक मैं देख पा रहा हूं, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके फॉर्मूलाज आपको डायरेक्टली लिखवा दिए गए थे। ठीक है। और आपको बोला गया था कि इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लो और फॉर्मूला बेस्ड आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां ऐसे क्वेश्चंस है जो टफ है थोड़े से, तो वहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से आप लोगों को ये चीज क्लासरूम में करवाई गई थी और किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ में हम जो थोड़े से टफ क्वेश्चन है उसको मैं पूरा आप लोगों को उसको डिस्कस भी करूंगा, और जो थोड़े से आसान क्वेश्चन होंगे कंपैरेटिवली उनको हम एज इट इज उसको भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना था, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं। ओके। हमारे पास फर्स्ट ही क्वेश्चन आया है। कंसिडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर. It has one ball at x is equals to L and can be taken to be very wide in the z direction. When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes angle theta naught, where theta naught is very less than 1 with the x-axis at x is equals to L. If y is function of x is the height of the surface, then the equation of y as a function of x. तो यहां पर देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है y as a function of x, यानी y क्या है, x का फंक्शन है। यानी जो भी चेंजेस यहां पर आ रहे हैं वो x के साथ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, एक तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे दिया, रीड करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में रख सकता हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जनरली जो है वो जेई के बच्चों से पूछे जाते हैं, क्योंकि जेई का बच्चा थोड़ा सा डेरिवेशन करने में एक्सपर्ट होता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन कर लेता है। बट नीट का बच्चा क्या समझता है, नीट का बच्चा समझता है कि सर हमें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि पिछले कुछ सालों में हो भी रहा था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड थे, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आते थे जिसमें थोड़ा सा बच्चे को दिमाग लगाना है। बट इस तरह के क्वेश्चंस पहली बार एनटीए ने नीट में डाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। चलो, हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है। और आपको बोला गया है कि आपको y के लिए इक्वेशन बनानी है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है ना। ओके।
तो ये आपको बोला गया है कि आपके पास इस तरीके से कुछ चेंज हो रहा है और एट x इज इक्वल टू एल पे, x इज इक्वल टू एल पे जो थीटा है दैट इज इक्वल टू थीटा नॉट। ठीक है, यानी हमारे पास x के अलग अलग पॉइंट पे थीटा अलग अलग है। यहां पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पे थीटा अलग मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 पे आपको थीटा अलग मिलेगा। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट जिसको हमने नाम दे दिया dx एलिमेंट। ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी है dx एलिमेंट। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इज अ फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ सॉरी y इज फंक्शन ऑफ x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फंक्शन ऑफ x है हाइट, तो सीधा सीधा हम इसको y लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं कि कुछ एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ पर थोड़ा सा एंगल इंक्रीज होके थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया है। क्लियर है बात? चलिए अब देखते हैं हमारे पास अगर हमें किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, इसका स्लोप दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा ही होता है स्लोप, वो क्या होता है dy बाई डी एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x से। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इसका चेंज निकालना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, तो थीटा किसके साथ चेंज हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई किसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। क्लियर है बात? ओके, अब बात करते हैं कि ये जो थीटा है वो चेंज हो क्यों रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखें तो इसने बोला है कि z डायरेक्शन में वेरी लॉन्ग है, तो हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यानी हमारे पास अगर फोर्स हमें निकालनी है तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू z यानी लेंथ। ठीक है, ये हो जाएगी। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे भी फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी s इंटू जेड, और इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होंगी कितनी, s इंटू जेड। अगर हम इसके कंपोनेंट बनाएं, ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस जेड कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस जेड साइन थीटा। सिमिलरली इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एस जेड कॉस थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास एस जेड साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा। और साथ में इस एलिमेंट का जो mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करें, बैलेंसिंग दी फोर्सेस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस जेड साइन थीटा प्लस mg नीचे की तरफ लग रहा है प्लस mg, ठीक है, इज इक्वल्स टू एस जेड साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब देखिए हम इसको इधर लेकर आते हैं और mg को मैं उधर, mg को इधर ले रखता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस जेड साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस एस जेड साइन थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस जेड को मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा,
और माइनस थीटा, साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस साइन थीटा। तो थीटा साइन थीटा को हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। और इधर हमारे पास मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, ठीक है, और इंटू जेड, ठीक है, y इंटू डी एक्स इंटू जेड इंटू जेड, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम इंटू जेड और इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये हो जाएगा आपके पास। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, z से z कट गया और हमारे पास थीटा से थीटा कट गया, हमारे पास डेल्टा थीटा किसके बराबर आया, डेल्टा थीटा हमारे पास आया रो जी वाई इंटू डी एक्स बाई एस, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम इस डेल्टा थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए मैं इस इक्वेशन को 1 एंड 2 इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूं, ये डेल्टा थीटा की वैल्यू मैं यहां पुट कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा रो जी वाई अपॉन एस इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो जी वाई अपॉन एस। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, बट क्योंकि हमें ऑप्शन यही दिए गए हैं, इसी फॉर्मेट में हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज आंसर लगा देंगे। क्लियर है बात। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टफ जरूर है ये क्वेश्चन, बट आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए जिससे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, eyepiece of focal length is 4 centimeter and the tube length is 40 centimeter. If the distance of the distinct vision of eye is 25 centimeter, the magnification in the microscope is, तो यहां पर हमें सब कुछ दिया गया है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस यानी एफ नॉट हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ट्यूब लेंथ हमें दी हुई है कितनी, 40 सेंटीमीटर, और डिस्टिंक्ट विजन के लिए हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास कि इमेज कहां पे बन रही है, जहां पे हमारा डिस्टिंक्ट विजन है ना, और ये क्या होती है हमारे पास ट्यूब लेंथ एल। तो ये तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ गया, आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है तो इस मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, दैट इज एल डी अपॉन एफ नॉट इंटू एफ ई। तो आई थिंक ये क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपके पास इसमें पुट करो वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 4, क्योंकि सारी की सारी सेंटीमीटर में दी हुई तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कट गया आपके पास, ये आ जाएगा 10 और ये फिर से कट गया, ये आ जाएगा 5, तो आपके पास आंसर आ गया 125। तो आई थिंक इसको आप इजी कैटेगरी में ले सकते हो 125, ठीक है, आप इसको इजी कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़े, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रॉन मास 9 into 10 raised to power 31 kg and charge this moving with a speed c by 100 where c is speed of light is injected into a magnetic field of magnitude 9 into 10 raised to power minus 4। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 9 into 10 raised to power minus 4 टेस्ला, ठीक है, ओके, और आपको स्पीड दी हुई है v इज इक्वल्स टू c बाय
100, ठीक है ना। और इसने बोला है सी की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 3 इंटू 10⁸8। तो ये कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई 100, यानी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁶। क्लियर है बात? ओके। Perpendicular to the direction of the motion, we wish to apply a uniform electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. Then okay, देखो ये क्या कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन के पाथ को हमें डिफ्लेक्ट नहीं करवाना है, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए। तो डेफिनेटली बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था, यानी जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, किसी पॉइंट पे एक दूसरे को ऊपर परपेंडिकुलरली क्रॉस करती है, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या डिसाइड करती है कि कौन सा कितने m बाय ई बाय एम का जो या q बाय एम आप कह सकते हैं, चार्ज बाय मास का जो रेशो है उसको सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया गया था। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहां से कोई चार्ज जा रहा है Q ऐसे। तो जब ये चार्ज जाएगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो क्या करने लगता है, सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है ऐसे, जैसे यहां से एंटर किया हो ऐसे घूमना शुरू कर देगा विद सम रेडियस, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है, जो इसको डिफ्लेक्ट नहीं होने देगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्सेज है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी हमारे पास क्यू वी बी इज इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, यानी क्यू इंटू ई के बराबर होनी चाहिए। तो आपको यहां सब कुछ गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और आपको वेलोसिटी गिवन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का लेना है आपको, यहां भी चार्ज इलेक्ट्रॉन का लेना है, नहीं भी लोगे तो ये कट जाएंगे आपस में। तो आपके पास सीधा सीधा ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा आपके पास क्यू सॉरी ई इज इक्वल टू आपके पास सीधा सीधा ये आ जाएगा V इंटू बी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि E और B हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि E इज परपेंडिकुलर टू B एंड E इज परपेंडिकुलर टू B, E इज पैरेलल टू B, ये तो नहीं हो सकता, इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो। अब इन दो में से एक ऑप्शन होगा, आप इसको कर लो। कितनी आई बी आई हमारे पास, 3 इंटू 10⁶, और हमारे पास ये कितनी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है ऑफ स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें दी हुई है 9 इंटू 10⁻⁴, 9 इंटू 10⁻⁴। तो ये आ गया हमारे पास 27 इंटू 10⁻²। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Okay, there are two inclined plane of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on the rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction. ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं कि आपको बोला गया है कि दो सेम तरह के सरफेस हैं जिनकी लेंथ सेम है, इसकी लेंथ है L और इसकी भी लेंथ है L। इसकी भी लेंथ है L, ठीक है।
और यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है और हमें बोला गया ये सरफेस है स्मूथ और ये है रफ और काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के। अब इसने बोला है कि इस पे जो टाइम लगता है वो डबल लगता है इसके, तो हम मान लेते हैं कि इसमें टाइम लग रहा है टी, इसमें टाइम लग रहा है टी और इसमें टाइम लगेगा 2t। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो देखो यहां तो हमारे पास बहुत सिंपल है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है g साइन थीटा और यहां पर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ना, फ्रिक्शन फोर्स, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन यहां पर हो जाएगा g साइन थीटा नीचे की तरफ माइनस म्यू के कॉस थीटा माइनस हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो देखो यहां पर जो स्लाइड के लिए टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, यहां पर डिस्टेंस तो एल ही है ना, तो एल इज इक्वल टू इस केस में क्या हो जाएगा हाफ जी, सॉरी इट्स हाफ जी साइन थीटा इंटू टी, यही हो जाएगा, सॉरी टी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके पास हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टी का, सॉरी 2t का स्क्वायर। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है 2t दिया हुआ है, 2t का स्क्वायर। क्लियर है बात। तो देखो अब इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, हाफ से हाफ काट दो, ठीक है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू 4g साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात। कैसे करेंगे, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3g साइन थीटा। एक्चुअली यहां पर g भी होना चाहिए, म्यू जी कॉस थीटा है ना, जी यहाँ पर जी भी होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये जी भी आएगा और जी से जी कट जाएगा तो आपके पास म्यू कितना आ जाएगा 3/4 टेन थीटा, और टेन कितना है 45, तो आपके पास कितना आ गया 3/4 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इजी है। क्लियर है। ओके नेक्स्ट देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी इज आर 100 जूल एंड 125 जूल रिस्पेक्टिवली। ऑन अप्लाइंग ब्रेक कार ए स्टॉप्स आफ्टर 100 मीटर एंड कार बी स्टॉप्स आफ्टर 1500 मीटर। इफ एफ ए एंड एफ बी आर द फोर्सेस अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन कार ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ एफ ए एंड एफ बी। ये तो बहुत ही आसान है। हमारे पास क्या होता है, एक चीज आपको याद रखनी है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर देखो वर्क डन बाय फोर्स ए, फोर्स ए इंटू कितना गया ये 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर, ठीक है ना, और माइनस लगाएंगे क्योंकि इसके ऑपोजिट गया ये, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, इनिशियल कितनी थी 100, ठीक है ना। तो हमारे पास सीधा सीधा एफ ए आ गया कितना 100/1000 यानी 1/10। सिमिलरली माइनस एफ बी इंटू 1500 इज इक्वल टू 0-225। तो यहां से हमारे पास एफ बी किसके बराबर आ गया 225/1500, ठीक है। तो इसको हमें चाहिए एफ ए बाई एफ बी, एफ ए बाई एफ बी
दैट इज 1/10, 1/10 अपॉन 2 to 5/1500। ठीक है, तो FA/FB इज इक्वल टू 1500/2250। तो आई थिंक ये आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, 15 1 जा 15 और 15 जा 225। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2/3। क्लियर है? तो ये भी आप कह सकते हैं कि इजी लेवल है। ओके, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन अ गिवन सर्किट इज। ये सर्किट थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको जरा एक बार घुमा लेते हैं ऐसे को थोड़ा सा। ठीक है ना, ऐसे को घुमा लेते हैं। तो अगर हम ऐसे को घुमाएंगे इसको, तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास बन जाएंगे दो रेजिस्टेंस, एक 3 ओम और दूसरा 1.5 ओम। ये 3 ओम और ये 1.5 ओम। ठीक है, और यहां पर बन जाएंगे हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस और 5 ओम एंड 2.5 ओम। ठीक है, ओके, ऐसे। और ये देखो 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में एक है 6 ओम। क्लियर है? और 3 और 1.5 के बीच में है एक, हमने लगा दिया क्या, 1/3 ओम, और यहां पर लगा दी बैटरी, और इन दोनों के बीच में लगा दिया हमने एक और 1.5, फिर 5.5, 1.5 एंड 5.5। क्लियर है? तो अब देखो, ये जो हमारे पास सर्किट बन रहा है, ये देखो कैसे बन रहा है। ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो ये क्या बन रहा है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। देखो, ये हमारे पास अगर 3/5 में करता हूं, 3/5, तो ये किसके बराबर है, 1.5/2.5 के बराबर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका तो यूज खत्म, इसका यूज खत्म। तो ये दोनों आगे सीरीज में, ये दोनों भी आगे सीरीज में। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये, 3 + 5 8, यानी ये हमारे पास आ गया 8 ओम। 8 ओम, और इसके पैरेलल में आ गया हमारे पास 1.5 2.5 4 ओम। ठीक है, अब इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बाकी के सर्किट इसके आगे है। ठीक है ना, ये हमने एज इट इज रहने दिए। तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/8। तो एलसीएम ले लो आप 8, ये हो जाएगा आपके पास 2 + 1 3। तो आपके पास आर इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, 8/3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके हमें कितना मिला, 8/3। और इसके साथ सीरीज में है कौन सा, सॉरी एक सेकेंड, इसके साथ है सीरीज में 1/3, और इन दोनों को भी ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 1.5 एंड 5.5, कितना आ गया 7। तो इसके साथ है और सीरीज में 7। अब देखो यहां पर क्या बच गया, यहां बच गया 5 वोल्ट बैटरी। अब इनको पूरे को ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/3 + 8/3 + 7। एलसीएम ले लो 3, 7 3 = 21 + 8 + 1 30 आ गया, 30/3 यानी 10 ओम आ गया। तो अब आपको क्या बोलना है, करंट बता रहे हैं। तो I = कितना होता है, V/R, यानी I V कितना है 5, R कितना है 10, यानी 0.5 एम्पियर करंट यहां से फ्लो करेगा, 0.5 एम्पियर। क्लियर है बात? तो देखो आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहे हैं, अ बॉब ऑफ हैवी मास इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. The bob is given a horizontal velocity v naught as shown in the figure. If the string gets slack at the some point P, makes an angle theta angle from the horizontal, the ratio of the speed of bob at point P to its initial speed v naught. भाई देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्या होता है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे हमारे को अगर ये स्लैक होने वाला है, ठीक है ना, इसने बोला है कि जब ये स्लैक होने वाला है ना, गेट्स स्लैक, तो उस समय क्या होता है, उस समय हमारे पास जो मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे वेलोसिटी जो हमें चाहिए होती है, जो इसको स्लैक होने से रोकती है, दैट इज आर जी कॉस थीटा, आर जी कॉस थीटा। एक्चुअली आर मैंने क्या ले लिया, एल की जगह मैंने आर ले लिया, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एल ही ले लेता हूं, यहाँ पर मैं एल ही ले लेता हूं, तो ये हो जाता है आपके पास एल जी कॉस थीटा, एल जी कॉस थीटा। बट जब भी हम उसका डेरिवेशन करते हैं, हम थीटा कहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं, ठीक है ना, यहां से लेते हैं, बट इसने ऑरिजेंटल से दिया हुआ है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह मुझे करना पड़ेगा v इज इक्वल टू रूट ओवर एल जी कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, डेफिनेटली। और यहां पर इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है v नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज रूट ओवर एल जी इंटू 2 प्लस 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम क्या लेते हैं, यहां से ये वाला हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो सिंपल सा हमें किसका रेशियो चाहिए, v बाय v नॉट का हमको रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट एल जी साइन थीटा अपॉन रूट एल जी 2 प्लस 3 साइन थीटा। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे ये कट गया, तो आपके पास क्या आया, साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा की पावर 1/2, 1/2। क्लियर है बात, तो ये बहुत ही वेरी इजी कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन लॉजिक गेट, ये तो बहुत सिंपल है। देखो ये हमारे पास क्या है, यहां से ए बी इनपुट है, तो ये हमारे पास कौन सा गेट है, ये है नॉर गेट, ठीक है ना। नॉर गेट में हमारे पास जो आउटपुट आती है वो कितनी आती है, वो आती है हमारे पास ए प्लस बी बार, ठीक है। और ये हमारे पास नैंड गेट, नैंड गेट में क्या आती है हमारे पास ए डॉट बी बार, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, ये कौन सा गेट है, ये है आपके पास एंड गेट, ठीक है ना। तो एंड गेट में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट रहता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस बी बार डॉट ए डॉट बी बार, ये आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो हमारे पास ए प्लस बी बार होता है, ये होता है हमारे पास ए बार डॉट बी बार, ठीक है। और हमारे पास ए डॉट बी का होल बार हमारे पास क्या होता है, ए बार प्लस बी बार। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास इन दोनों का डॉट आया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, ठीक है, इंटू डॉट ए प्लस बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए बार डॉट बी बार, ठीक है, प्लस लगा के बी बार ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए कितना हो जाता है, ए बार डॉट ए बार ही हो जाएगा,
ठीक है, ए बार डॉट बी बार प्लस ये भी कितना हो जाएगा, बी डॉट बी, बी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। तो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा गेट आ जाता है, दैट इज नॉर गेट, ये वाला। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ए बार डॉट बी बार ही तो होता है नॉर गेट का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास नॉर गेट।